हेलो गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ बाय मयंक। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से मैं आप लोग को एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। और फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि क्लास 12th की बुक है। ठीक है। हालांकि कोल्ड वॉर एरा जो चैप्टर है वो आप लोग के सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया सीबीएसई, मगर ये जो चैप्टर है ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर सा है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो फंडामेंटल है, और आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा और आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। सो फ़िलहाल अपन यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं। और यार ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको समझ आया कि जितना अपन इंडिया को कम आंकते उतना इंडिया कम है नहीं। ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मगर कैसे बढ़िया है वो अपन को इस पूरे बुक में पता चलेगी। नॉट इन दिस जस्ट इन दिस चैप्टर, बल्कि इस पूरे किताब में आपको पता चलते जाएगा। ठीक है। तो पहला आपको टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि कोल्ड वॉर और उसका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड क्यों? देखो यार, कोई भी चीज़ को जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बैकग्राउंड जाने आप किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते। ठीक है। उसके बाद सेकेंड अपन देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो यहाँ से 2 पावर ब्लॉक एमर्ज हुआ वर्ल्ड में। ठीक है, जिससे कि कहा जाता है कि उस टाइम पे इतना खौफ था कि लोगों को लगता था कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। फिर ये वॉर किन चीज़ों के बीच में थी? तो आइडियोलॉजिकल वॉर थी यार। ठीक है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की वॉर थी। यूएस और यूएसएसआर 2 कंटेस्टेंट थे। ठीक है। तो जहाँ पर यूएस कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, वहीं पर यूएसएसआर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता था। इस पूरे वॉर का सबसे बड़ा इवेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, पूरे दुनिया को खौफ में ला दिया था भाई ये इवेंट। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, कहाँ कहाँ पर ये कोल्ड वॉर हो रहा था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये क्राइसिस वर टेकिंग प्लेस। ठीक है। फिर हम देखेंगे ये नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, ये अलग से क्या आ रहा है भाई, ये नॉन अलाइंड क्या है। ठीक है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, नॉन अलाइंड मूवमेंट। फिर देखेंगे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कभी ऑर्डर बन ही नहीं पाया। ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडिया का क्या स्टैंड था कोल्ड वॉर में। ठीक है, क्या इंडिया न्यूट्रल था, क्या इंडिया आइसोलेटेड था, क्या इंडिया इन दोनों में से किसी एक का हिस्सा था, किसी के टीम में था, किसके टीम में था, आगे पता चलेगा। फिर देखेंगे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। भाई कुछ भी बोलो, यूएस और यूएसएसआर को सल्यूट करना पड़ेगा कि वो ये वॉर को फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिए, वरना यार आज तुम और हम होते ही नहीं इस दुनिया में। क्या पता शायद दुनिया ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर वॉर का यूज़ करते हैं यार, छोटे मोटे मिसाइल का यूज़ नहीं करते, सीधा सीधा न्यूक्लियर वॉर का यूज़ होता। ठीक है। बट सल्यूट टू बोथ ऑफ देम, दोनों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया है, जो कि नहीं यूज़ किया न्यूक्लियर वॉर को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे भाई कि ये कोल्ड वॉर क्या था। ठीक है, कोल्ड वॉर और उसका बैकग्राउंड। अब यार कोई भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले अगर आप कोई इवेंट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका टाइमलाइन क्या था। ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइमलाइन क्या था। कोल्ड वॉर चालू होता है मेरे भाई 1945 में। अब 1945 में एक और चीज़ ख़त्म हुई, किसी एक चीज़ के ख़त्म होने से किसी दूसरे चीज़ की शुरुआत हुई है। तो ख़त्म क्या हुआ था तुम्हारा? वर्ल्ड वॉर। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 सुपर पावर का जन्म होता है, एमरजेंस होता है। ठीक है, कैसे एमरजेंस होता है? अब यहाँ पर पैराडॉक्स ये है मेरे भाई कि ये जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर में थे तुम्हारे 2 टीम। ठीक है, एक था तुम्हारा एलाइड पावर, दूसरा था तुम्हारा एक्सिस पावर। एलाइड पावर को लीड कर रहा था तुम्हारा यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और एक्सिस पावर को लीड कर रहा था जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। बट यहाँ पर पैराडॉक्स क्या है कि ये यूएस और यूएसएसआर एक टाइम पे सेम टीम में थे वर्ल्ड वॉर में। अब वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही ये दोनों कंपेटिटर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले ये समझ लेते कोल्ड वॉर क्या था। देखो, कोल्ड वॉर ये होता है, हॉट वॉर और कोल्ड वॉर में ये डिफरेंस होता है। हॉट वॉर में आप सारे मिसाइल्स, वेपन सबका यूज़ करते, प्रॉपर लड़ाई झगड़ा होता है, फुल फ्लेजेड वॉर होता है। कोल्ड वॉर में मन में तनाव तो है, मन मुटाव तो हो रहा है,
लेकिन आप लड़ नहीं रहे हैं, आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं फुल फ्लेजेड वॉर के रूप में। वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक टेंशन का माहौल तो बना हुआ है, ठीक है। इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। अगर आपको इसको एकदम लेमैन अंडरस्टैंडिंग में देखना है तो जैसा कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाती है हमारी लड़ाइयाँ, लेकिन हम उनको जाके उसको मारा पीटी नहीं करते, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमको मामला बिगाड़ना नहीं होता है, ठीक है। और कई बार कुछ अलग रीजंस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का एक खासियत है भाई, यहाँ पर हर चीज़ लॉजिकल ग्राउंड में हो रही होती है। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को मार नहीं सकते थे, मार सकते थे, मगर देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, जो कि हमको आगे चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। तो कोल्ड वॉर क्या था? सीरीज ऑफ टेंशन, काफ़ी टेंशन, तनाव का सिचुएशन बना रहता था। कंपटीशन किसका? आर्म्स रेस की कंपटीशन लगी हुई थी दोनों के बीच में। दोनों अपने आप को महान दिखाने में लगे हुए थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को महान दिखाने में लगे हुए थे, ठीक है। मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, यूएसएसआर कहता था मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एंड कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन हुम टू सुपर पावर्स बैक्ड बाय देयर एलाइज, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड बहुत समझने के लायक है। एक कॉन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है? कन्फ्रंटेशन मतलब होता है जब आपको कोई बात बुरी लगी और आप उसको जाके सामने वाले को कन्फ्रंट कर दो, ठीक है। अब वो आप कन्फ्रंट कैसे कर रहे हो? कई बार आप थोड़ा हार्श हो जाते हो, कई बार आप सॉफ्टली भी कॉन्फ्रंट कर देते हो। मोस्टली कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यूएस और यूएसएसआर भी कई बार ऐसा सिचुएशन बना कि ये दोनों कॉन्फ्रंट कर देते थे, ठीक है। लेकिन दुनिया बहुत डर जाती थी जब इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू ना हो जाए, ओके। दूसरा चीज़ जो अपन को समझना है यार यहाँ पर, वो है अलाइज। व्हाट वर अलाइज? ये लोग छोटे छोटे कंट्रीज़ को टारगेट बनाते थे, अपनी टीम में लेते थे, ठीक है, और अपने आइडियोलॉजी का मतलब इन्फ्लुएंस दिखाते थे, आइडियोलॉजी अपने स्फीयर में लेना चाहते थे ये लोगों को, ठीक है। अब जिसके टीम में जितने ज़्यादा अलाइज, जिसके जितने ज़्यादा अलाइज, जिसके टीम में जितने ज़्यादा मेंबर, वो विजेता। सिंपल सी बात है, जिसके जितने फॉलोवर वो विजेता, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जिसके टीम में जितने ज़्यादा मेंबर, जिसके जितना ज़्यादा बड़ा अलायंस, वो विजेता, ठीक है। तो वहीं से हम देखते हैं कि इन लोग कैसे अपने अलायंस बनाने को निकले, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमर्जेंस ऑफ टू सुपर पावर, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ओके। चलिए इसको समझते हैं। तो अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स। अब दुनिया को एक खौफ मंडरा रहा था, क्या अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए। और ये जो पूरी खिचड़ी है ये कहाँ पकड़ी है? ये पकड़ी है तुम्हारी यूरोप में, ठीक है। ये जितनी भी खिचड़ी पकड़ी है सारी यूरोप में पकड़ी है भाई, ठीक है। अब एक तरफ यूएसएसआर ईस्टर्न पार्ट को लेके बैठा है और यूएसए वेस्टर्न पार्ट को लेके बैठा है। तो यूएसए वेस्ट पार्ट को अपना पूरा अलायंस बना ले रहा है, यूएसएसआर ईस्टर्न पार्ट को अपना अलायंस बना रहा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं पोलैंड, चेकोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी। अब जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ गया है, बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल इज अ डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। तो इन्हीं को जो यूएस लीड कर रहा था वेस्ट वाला पार्ट, उसको कहते थे वेस्टर्न अलायंस, और जो यूएसएसआर लीड कर रहा था उसको कहते थे ईस्टर्न अलायंस, ओके गाइस। तो फाइनली यूएस अपने अलायंस को नाम देता है, वेस्टर्न अलायंस को फॉर्मली एक नाम देता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। और इनका एक नारा था भाई, ठीक है, 12 कंट्रीज इसमें थी, 12 कंट्रीज इसकी पार्ट थी, ठीक है। ये कहते थे अगर हम में से किसी एक पे भी हमला होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ होल, कि हम सब में हमला हुआ है, ठीक है। अगर तूने मेरे किसी एक भी बंदे को हाथ लगाया तो मैं समझूंगा कि तूने मेरे से पंगा मोल लिया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूएसएसआर अपने अलायंस के साथ उतरता है। अब उसने ईस्टर्न अलायंस को नाम दे दिया वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। पोलैंड में ही जगह है वॉर्सो, वहां पर ये पैक्ट साइन हुआ था। इट वॉज लेड बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। अब ये क्रिएट हुआ था 1955 में, और इसका जाहिर सी बात है प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नेटोज फोर्सेस इन यूरोप। आजकल नेटो काफ़ी प्रेवलेंट चल रहा है, अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो अभी नेटो का छोटा भाई आया है, बड़ा भाई कह सकते हैं, छोटा भाई आया है, नेटो प्लस, ठीक है। उसका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है? टू काउंटर चाइना, ठीक है। अब यूएसए क्या है यार, शुरू से कैपिटलिस्ट आदमी, अपना ज़्यादा बुद्धि चलाता ही रहता है, ठीक है। उसको समझ आ गया था कि भाई मेरे को ये नेटो से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, सिर्फ वेस्ट अलायंस के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता,
मेरे को एशिया में भी अपना कब्जा जमाना पड़ेगा। तो एशिया में उसने 2 अलायंस बनाए अपने, एक सेंटो और एक सीटो, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए उसने सीटो बनाया और सेंट्रल एशिया के लिए उसने सेंटो बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल यार ये लड़ाई चल रही थी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे, ठीक है। दोनों कंट्रीज अपना अपना सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस करने के लिए आइडियोलॉजीज का यूज़ कर रही थी और उसी के तहत इन्होंने अलायंस बनाना चालू करा, ठीक है। जो कंट्री इनकी अलायंस मतलब वो इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करेगी, जितने ज़्यादा इनका आइडियोलॉजी का प्रचार मतलब ये वर्ल्ड वॉर जीत रहे, सॉरी ये कोल्ड वॉर जीत रहे, ये वॉर में आगे चल रहे, कंपटीशन में आगे चल रहे, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिखा है, एट द हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वर 2 डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल फिलोसफीज, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। यही 2 पॉलिटिकल फिलोसफीज के लिए ये वॉर चल रहा था, ठीक है। ध्यान से समझेंगे दोनों आइडियोलॉजी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेवलेंट रहता है न्यूज़ में और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आएगा, आपकी सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है और लिबरल डेमोक्रेसी इसकी पॉलिटिकल फॉर्म है, ठीक है। ये इसका इकोनॉमिकल फॉर्म है, ये इसका पॉलिटिकल फॉर्म, ठीक है। कैपिटलिज्म कहता है कि डिमांड और सप्लाई जो है, जो टोटल मार्केट में क्या दाम रहेगा किसी भी चीज़ का, वो एक मार्केट फोर्स तय करेगी, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द स्टेट वुड बी कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, राइट। ऑन द अदर हैंड कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म में क्या होता है कि दे हैव अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सारे डिसीजंस कौन लेगा? गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका टारगेट वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये क्या टारगेट कर रहे हैं? वेलफेयर स्टेट, राइट। ऑन द अदर हैंड ये लोग प्रॉफिट मेकिंग में ध्यान देते हैं। कैपिटलिज्म प्रॉफिट मेकिंग में ध्यान दे रहा है, कम्युनलिज्म वेलफेयर स्टेट के ओर जाता है। ये लोग कहते हैं, कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेस है वो प्राइवेट ओन नहीं होंगे, बल्कि एज अ कम्युनिटी ओन्ड होंगे, ठीक है। सबको हक रहेगा उस रिसोर्स का, सबको एक्सेस रहेगा। और कैपिटलिज्म में मोनोपोलाइज हो जाता है रिसोर्सेस इज बीइंग मोनोपोलाइज्ड, ठीक है। यहां पर आपको लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है, मतलब सरकार का सिर्फ काम है टू रेगुलेट पॉलिसीज एंड टू चेक लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ये चेक करो, बाकी सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कितना एम्प्लॉयमेंट रहेगा मार्केट में, कितना सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब हम लोग देख लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, हम अपना बेसिक गुजारा कर लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ हमको बेसिक ज़रूरत दे दो, ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कम्युनिज्म को देखेंगे तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, ठीक है। इनका बेसिक मकसद यही रहता है कि ये लोग मतलब जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने में लगे रहते हैं ये लोग, जहाँ पर सारे लोगों का इक्वल स्टेटस रहे। इक्वल स्टेटस चाहते हैं ये लोग, ठीक है, इक्वल स्टेटस, ओके। तो इक्वल स्टेटस के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी चाहिए, तो ये लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में ध्यान देते हैं, ठीक है। एनीवेज अगर आप आगे जाके पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप इन आइडियोलॉजीज को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे और काफ़ी इनमें वाद विवाद भी होता रहता है कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बुरी है। हालांकि दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक्सट्रीमिस्ट सोशलिस्ट हो जाएंगे या फिर एक्सट्रीमिस्ट कैपिटलिस्ट हो जाएंगे तो दोनों में नुकसान है। आप बीच वाले रहिए, ठीक है। चलो अब आता है भाई आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उस टाइम का सबसे खौफनाक इवेंट। अब भाई ये जो क्यूबा है ये एक छोटा सा आइलैंड है यूएस के पास, ठीक है, जो कि एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। अब यूएसएसआर को हमेशा खौफ लगे रहता था कि ये साला यूएस के इतने करीब है, यूएस पक्का इसे अपना अलायंस बना लेगा या फिर पक्का उसमें इंटरवेंशन कर देगा। तो इसी खौफ के चलते रशिया ने क्या किया, इन अप्रैल 1961 लीडर ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
वर वरीड दैट यूएसए वुड इन्वेस्ट कम्युनिस्ट रूल क्यूबा और ओवरथ्रो कर देगा फीडल कैस्ट्रो, वहाँ का प्रेसिडेंट था उस छोटे से आइलैंड का, ठीक है। इसी डर की वजह से रशिया ने क्यूबा को अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया, अपना पूरा न्यूक्लियर आइटम वहाँ पर जाके लगा दिया। यहाँ पर अपन देख सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को वो प्लेस कर दिया 1962 में। निकिता खुर्शेव द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस, ठीक है, क्योंकि क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री थी तो उसको वो रशियन बेस बना लिया अपना, इन्हीं का अलायंस था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काउंटर करना चाहता था अमेरिका को, ठीक है भाई। अमेरिका को पहली बार किसी ने इतने करीब आके इतना आमने सामने धमकी दिया है, इतना बुरा वाला, अमेरिका चुप तो नहीं बैठने वाला है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका इस बात से अवेयर हो चुका था, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर समझदारी दिखाई क्योंकि वो फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहता था, ठीक है। सो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलेक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लेड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन टू कंट्री। क्योंकि यार देखो, अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो इसमें फ़ायदा तो किसी का नहीं होना था, मगर नुकसान दोनों का बराबर का होता और हो सकता है कि इन दोनों के अलावा पूरे दुनिया का बर्बादी हो जाता, ठीक है। तो नुकसान तो फुल फ्लेजेड स्केल में होना था, फ़ायदा किसी का नहीं होना था। तो यहाँ पर वॉर इज़ नॉट अ प्रूडेंट वे टू डील विथ द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये जो क्लैश था ये पूरी दुनिया को काफ़ी नर्वसा दिया था, नर्वसा गए थे लोग, ठीक है। पूरे टाइम टीवी के सामने बैठ रहते थे कि क्या होने वाला है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, ठीक है। मगर भगवान की दया से और यूएस की समझदारी से कुछ भी नहीं हुआ एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर, ओके। तो चलो अब समझते हैं नया टॉपिक, नॉन अलाइंड मूवमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी टाइम पे 1947 जब 1945 कह लो, जब तुम्हारा कोल्ड वॉर चालू हुआ, उसी टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ डीकोलोनाइज हुई, ठीक है। उसमें से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कह सकते हो, जो कि अभी अभी गुलामी से बाहर आए थे, ठीक है। उसमें से हमारा इंडिया एक था, ठीक है। यूगोस्लाविया और इजिप्ट तो नहीं थे, मगर स्टिल ओके। तो यार अभी अभी ये लोग आज़ाद हुए थे और दोबारा ये लोग किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे, दोबारा ये किसी के अपना बाप नहीं बनाना चाहते थे। ये कह रहे थे हमारा एक बाप ऑलरेडी बैठा हुआ है, दूसरे बनने की कोशिश मत दो, ठीक है। और यूएस और यूएसएसआर एक ही चीज़ कह रहे थे, ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो यार ये जो नॉन अलाइंड जो मूवमेंट था, इसमें ये जो नॉन अलाइंड वर्ड है, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। नॉन अलाइंड मतलब सिंपल, ये किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द अलायंस, ठीक है। तो इसका मीनिंग इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। एंड द रूट ऑफ नाम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन दीज 3 लीडर्स। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, हमारे इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के थे गामाल अब्दुल नसार, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हुआ था आपका बेलग्रेड में 1961 में, और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घना के क्वेम एंड क्रूमा, दे स्ट्रांगली सपोर्टेड देम। और यही 5 लोग मिलके एक स्ट्रांग फाउंडेशन रखे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब यार इसमें पैराडॉक्स ये है, ये नॉन अलाइंड तो थे मगर ये इक्वली पार्टिसिपेट करते थे। कैसे पार्टिसिपेट करते थे? ये अपना राय सलाह बाकायदा देते थे, ये कई बार इंटरमीडियरी की तरह काम करते थे। अगर वॉर बहुत ज़्यादा भड़क जा रही है तो ये जाके सलाह मशवरा करके मामला सुलझा देते थे, ठीक है। सो ओवरऑल यू कैन से दैट नॉन अलाइनमेंट प्लेड रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस, ठीक है। कुछ बड़ा क्राइसिस होने से ये लोग काफ़ी बार रोक लेते थे, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द 2 कोरियन कंट्रीज़, ठीक है। कोरियन वॉर जो हुआ था 1950 के टाइम पे, काफ़ी अच्छा मीडिएट करे थे ये, इनकी मदद से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि ये आइसोलेशनिज्म का आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रहे थे, ना ही ये न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहे थे। इनफैक्ट ये लोग इक्वल पार्टिसिपेंट थे, ठीक है।
ये NIEO जो टॉपिक है ये उतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, मगर स्टिल अपन एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी ये सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, ठीक है। ये इकोनॉमिकली उतनी सफिशिएंट नहीं थी, इनको रिसोर्स उतना एक्सेसिबल नहीं थे क्योंकि इनको ड्रेन्ड आउट कर चुके थे, ठीक है। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया, गिव दी LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनका खुद का नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं था उनके पास, ठीक है। ईरान को पूरा लूट लिया US ने, ठीक है, उसके ऑयल के रिसोर्स की वजह से। एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LDCs कुड सेल, LDCs यहाँ पर स्टैंड होता है किसके लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। हाँ, सो LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो उनको इकोनॉमिकली स्टेब्लिश होने के लिए पहले तो रिसोर्स में एक्सेस चाहिए, खुद का रिसोर्स जो उनको एक्सेस नहीं था, ठीक है। उसके बाद उनको अगर बेचने के लिए मार्केट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे, कैसे इक्वल फ्रंट पे आके compete कर पाएंगे, ठीक है। तो वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड्स मांग रहे थे, ठीक है। दे ऑल्सो आस्क्ड टू रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। जो आप टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है आप उनको सब्सिडाइज रेट में दीजिए, ठीक है। एंड प्रोवाइड दी LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ये तो भैया कुछ ज़्यादा ही मांग लिया आप, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस चीज़ को नकार दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था ये कभी ऑर्डर बन ही नहीं पाया, ओके, ठीक है। चलो यार देखते हैं अब इंडिया एंड दी कोल्ड वॉर। अब इंडिया का क्या स्टैंड था कोल्ड वॉर को लेके। इंडिया भाई काफ़ी बदनाम होता था कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। एक तरफ वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी साइन करता है, एक तरफ वो USSR से जाके दोस्ती कर लेता है, और कभी उसको ज़रूरत पड़े तो USA की तरफ भी जाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा, है ना। तो इसे कहते हैं कि अगर अपना काम हो तो बिल्कुल मत शर्माओ, ठीक है। बदतमीज़ की तरह चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ, अपना काम निकालना है तो। सो यू कैन से दैट इंडिया हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखता था अपने, ठीक है। अब नॉन अलाइन मूवमेंट से कैसा फ़ायदा हुआ यार इनको, देखो हम लोग किसी के साथ अलायंस में नहीं जुड़े, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना बाप चुन सकते थे एक तरीके से, ठीक है। वी कैन चूज आवर फादर अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट, ठीक है। कभी हम US को पप्पा बना लेते थे, कभी हम USSR को पप्पा बना लेते थे, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, तो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट अलाउड, पहली तो नॉन अलाइनमेंट ने हमें अलाउ कर दिया इंडिया को टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर एंड देयर अलाइज, ठीक है। वो चीज़ जो इंडिया के हित में, ना कि जो उनके सुपर पावर के हित में, ठीक है। अपना फ़ायदा पहले देखता था इंडिया, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट से ऐसा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू प्रेज नेहरू जी फॉर दिस ग्रेट मूव, ओके। सेकेंडली, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। क्यों? क्योंकि हम तो किसी के टीम में थे ही नहीं, तो हम आराम से जाके बढ़िया से जमा लेते थे दोनों के साथ, ठीक है। अरे नहीं भैया, आप भी सही हो, आप भी सही हो, ज़्यादा ऐसे लड़ो मत, थोड़ा इक्वल ग्राउंड्स में बात करते हैं। तो इंडिया अच्छा भी बन जाता था, ठीक है। ना वो US के डायरी में ख़राब हो रहा था, ना वो USSR के डायरीज में ख़राब हो रहा था, ठीक है। दोनों के गुड बुक्स में आ जाता था, ठीक है, ठीक है। वैसे ही देखो लिखा हुआ है, अगर इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, अगर उसको कोई एक सुपर पावर प्रेशराइज कर रहा है तो तुरंत दूसरे के पास चले जाता था। अरे देखो वो बहुत यार मेरे ऊपर फालतू का प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। सो इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर, सो नाइदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट, ठीक है। तो ना ही वो उनको ग्रांटेड ले सकता था, ना वो उसको डरा धमका सकता था, क्योंकि वो कोई ऐसा चांस ही नहीं दे रहा है ना यार, वो डिपेंडेंट ही नहीं है आप पे। तो इंडिया देखो काफ़ी बढ़िया स्टांस लिया है यहाँ पे, बहुत दिमाग का काम किया है, ठीक है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत गजब रही है यार। एक आध मिस्टेक सबसे होता है, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, और आप उसको कम तो बिल्कुल नहीं आंक सकते, अंडर रेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आएगा, ठीक है। और ये इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है ये बहुत बढ़िया है यार। इन जनरल भी आप अपने लाइफ में भी काफ़ी कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो इससे, ओके।
अब यार जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, इट वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ काउंट। यार वी मे रिफर टू ओनली 2 क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, एक तरफ नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, फिर उसके बाद कभी रशिया से दोस्ती कर लेता था। देखो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया अगस्त में 1971 में यूएसएसआर के साथ, 20 साल की दोस्ती। अब जाहिर सी बात है एक अलायंस में ही है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। कोई प्रिंसिपल ही नहीं है यार, कोई आगा पीछा ही नहीं है, ये बिन पेंदे का लोटा है कह देते थे, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है। इन द नेम ऑफ परसुइंग द नेशनल इंटरेस्ट इंडिया, इट वॉज सेड, ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज। ठीक है, अब जहां उसे लगता था यार कि मामला बिगड़ सकता है, वहां वो कोई स्टैंड ही नहीं लेता था, चुप हो जाता था। ठीक है, सो यहाँ पर अपन को इंडिया से सीखना चाहिए, जहाँ अपना मतलब बन रहा हो, जहाँ फ़ायदा हो रहा हो। अगर हमको कोई दोगला भी बोले, हाँ ठीक है मैं हूँ दोगला, लेकिन आपका मतलब होना चाहिए वहाँ पे। सो आपको अपने प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ पता होना चाहिए, तब आप अपना मतलब निकाल पाएंगे। ठीक है, इंडिया से अपन को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है यहाँ पर, फॉरेन पॉलिसी से इंडिया के। ठीक है, अच्छा हाँ यार, एक चीज़ ना छूट गई थी तुम लोग को बताना, कि अच्छा तुम लोग ये सोचो, जब ये दोनों सुपर पावर इतने पावरफुल थे, तो इनको क्या ज़रूरत थी अलायंस बनाने की? ये तुमने सोचा? ठीक है, देखो यार, सबसे पहली चीज़ रिसोर्स, इनको एक्सेस मिल जाता था उस कंट्री के रिसोर्स का। ठीक है, तो अगर आपको उस कंट्री के रिसोर्स का एक्सेस चाहिए तो उसको अपना एलाय बना लो। ठीक है, रिसोर्स लाइक ऑयल, ठीक है, मिनरल्स, ओके, और फिर उसी के टेरिटरी को, ठीक है, उनके टेरिटरी को एज अ मिलिट्री बेस यूज़ करते थे ये। ठीक है, एज अ मिलिट्री बेस भी यूज़ कर लेते थे। ठीक है, जैसे हमने देखा क्यूबा को कैसे उन्होंने एज अ मिलिट्री बेस यूज़ किया। ठीक है, तीसरा स्पाई करने के लिए। अरे भाई राजू ज़रा बताना यार, पिंकी आज मार्केट निकली थी कि नहीं? बस वही वाला सीन है। ठीक है, बस राजू के घर के बाजू में पिंकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो बस स्पाई करने के लिए भी काम आता था। फिर चौथा इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मिल जाता था। कैसे भाई? ये अपनी जो आर्मी स्टेशन करते थे उस जगह पे, तो छोटे मोटे जो खर्चे थी वो आर्मी वहाँ की वो कंट्री उठा देती थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस याद आएगा तुम लोग को इसमें। ठीक है, कनेक्ट करोगे तुम लोग हिस्ट्री से सब्सिडरी अलायंस से। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, आइडियोलॉजिकल स्प्रेड। आइडियोलॉजिकल स्प्रेड, ठीक है, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जितना अपना डायस्पोरा बढ़ाएंगे, जितना अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाएंगे, उतना ये लोग रेस में आगे निकलते जाएंगे। ठीक है, आर्म्स रेस भी चल रही है ना, आर्म्स भी बढ़ाना है, अपना आइडियोलॉजी भी बढ़ाना है, क्योंकि अपने आप को बेस्ट दिखाना है ना, सुप्रीम दिखाना है। ठीक है, अच्छा आइडियोलॉजी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था। क्या आप मेरे को कमेंट के नीचे लिख के बता सकते हैं कि इंडिया कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट है? ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या पता है इसके बारे में। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इज़ इंडिया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अच्छा भैया, एक और चीज़ यार, ये बताओ कि ये जो कोल्ड वॉर है, ये फुल फ्लेजेड वॉर में क्यों नहीं बदल रही है? तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को इतना दुनिया की चिंता है। ठीक है, जो ये लोग न्यूक्लियर वॉर से डर रहे हैं, इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, इससे पहले भी लाखों में लोगों की जान गई है, लाखों करोड़ों में लोग मरते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तुम्हारा, एक मिनट ना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये था यार, अगर तुम आज हम पे हमला करोगे तो कल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बेटा। ठीक है, कल हम भी आएंगे अपने लौंडे लेके। ठीक, बस वही वाला सीन था। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस कुछ ऐसा ही है। ठीक है, दोनों को पता था कि अगर हम हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी बहुत तगड़ा होने वाला है, तो दोनों इक्वली पावरफुल थे, तो लड़ाई करके हासिल तो कुछ होने वाला था नहीं। ठीक है, उल्टा नुकसान होने के पूरे चांस थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यार लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। ठीक है, एक मिनट, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। अब तुम लोग ये कहोगे कि भाई अगर गलती से किसी एक सोल्जर ने सामने वाले पे गोली चला दी और इसी से ही पूरा मतलब सोल्जर म्यूटिनी से ही पूरी जंग भड़क गई, तो क्या? किसी से गलती से ही अगर न्यूक्लियर वेपन चल गया, फिर क्या? किसी से एक मिसाइल छूट गई, अब देखो तनाव तो बना हुआ है दोनों जगह। ठीक है, तो यही मिस हैपनिंग को अवॉइड करने के लिए
टू अवॉइड सच मिस हैपनिंग्स, ठीक है, दे डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग, या तो अपन लिमिट कर देते या फिर एलिमिनेट ही कर देते सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स को, ठीक है। फिर इसी के तहत इन्होंने 3 ट्रीटीज साइन करे। एक तुम्हारा लिमिटेड टेस्ट पेन ट्रीटी था, ठीक है, जिसके तहत इन लोग एयर वेयर में या फिर पानी में किसी भी तरीके से आप न्यूक्लियर का टेस्ट वेस्ट नहीं कर सकते, न्यूक्लियर टेस्ट को बना कर दिया। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि कहता है कि ठीक है, अभी तक जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है तो ठीक है, न्यूक्लियर पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके बाद आप फर्दर प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते और फर्दर टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है, ये थ्योरी गलती से लिखा गया है, माफ़ करना यार, ठीक है। और बेसिकली ये वही है कि आप मिसाइल का यूज़ नहीं कर सकते। देखो इतना इसमें डीप पे नहीं जाना है, ये तुम्हारा चैप्टर में है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ थे जिसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग ना हो, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म होता है भाई, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, हो सकता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ टाइम के साथ मैं भी इम्प्रूव करूँगा और आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे यार। चलो ठीक है, इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।